हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और हम हमारी रसायन का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम कहेंगे पृष्ठ रसायन, उसको हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पृष्ठ रसायन, पृष्ठ का मतलब हुआ सरफेस, सरफेस का मतलब हुआ सतह और रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो हम ये देखेंगे कि हमारी सरफेस पे कौन सी केमिस्ट्री जो है वो वर्क करती है। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो आपका पूरा चैप्टर है ना, ये कंप्लीटली आपका थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। कंप्लीट आपको इसमें थ्योरी करनी है, कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था। जो हमारे लेक्चर में चैप्टर्स 1 to 4 थे वो कंप्लीटली आपके न्यूमेरिकल बेस्ड थे, लेकिन इस चैप्टर में आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। कंप्लीट आइडिया इस चैप्टर में पूरा थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और उसी थ्योरी को हमको इस चैप्टर में याद रखना है। तो पहले हम इस चैप्टर का एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, सबसे पहले आप इसमें जो पृष्ठ रसायन है, इसमें जो आप पहला टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण। अधिशोषण होता क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अधिशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, अधिशोषण के प्रकार क्या होते हैं। एक भौतिक होता है जो कि हम फिजिकल बोलेंगे, एक आपका रासायनिक होता है जिसको हम केमिकल बोलेंगे। दोनों कौन कौन से पैरामीटर्स पर आपके बेस्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो होगा आपका फ्रेंडलिच का आइसोथर्म, जिसको हम फ्रेंडलिच का समतापी कर्मक कहेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि कोलॉइड क्या होते हैं, आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड और आपके विलयन, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है और कैसे आपके ये सारे अभिकर्मक सतह पर अपनी अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट आइडिया इस चैप्टर के माइंड मैपिंग के साथ कि हम किस सीक्वेंस में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब बच्चों, क्योंकि चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री मतलब आपका पृष्ठ पे होने वाली रसायन, तो ये पूरी जो केमिस्ट्री है इसमें हम सिर्फ सरफेस की बात करेंगे। जो यहाँ पर अधिशोषण होगा वो सिर्फ आपका सरफेस पे होगा, ठीक है। तो पृष्ठ रसायन जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको हम, सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर। अब आज का जो हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम अधिशोषण के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पृष्ठ रसायन है, ये सरफेस केमिस्ट्री जो है, इसको पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ी। अब बच्चों, होता क्या है कि कोई भी आपके पास में, मैं बोलूंगी कि कोई भी पदार्थ है, उसको अगर आपको उसकी स्थूल अवस्था से अलग करके बताना है तो आप हमेशा उसको बताने के लिए हाइफन या स्लैश का प्रयोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आपको कि कोई दो चीजें हैं, उनकी अवस्था एक की ठोस है एक की गैस है, ठीक है, तो दो अवस्थाएं किस तरीके से हैं, कोई ठोस है और कोई गैस है। ठोस का मतलब होता है सॉलिड और गैस का मतलब हमारा गैस होता है। तो हमेशा इन दोनों अवस्थाओं को अगर मुझे अंतर स्पष्ट करके बताना है तो इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, या तो बीच में मुझे हाइफन लगाना पड़ता है या फिर मुझे बीच में स्लैश लगाना पड़ता है। तो ठोस और गैस को अगर आपको लिखना है तो पहला आपने क्या किया, उनको डिफरेंशिएट कैसे किया, आपने हाइफन लगा के उनको डिफरेंशिएट किया। और दूसरा, अगर मुझे ठोस अवस्था और गैस अवस्था को अलग अलग बताना है तो इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए मुझे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, मुझे हाइफन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ठोस और गैस को अलग करके बताना है तो मुझे यहाँ तो हाइफन लगाना पड़ेगा बच्चों, या फिर मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर स्लैश लगाना पड़ेगा। ओके। अब इन दोनों की अवस्थाओं को उसकी हम बोलेंगे स्थूल अवस्थाओं से भिन्न बताने के लिए हम पृष्ठ रसायन पढ़ते हैं। और ये सरफेस केमिस्ट्री जो है ये दोनों को डिफरेंशिएट करती है। गैसों के लिए गैस को गैस से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब गैस को हम गैस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जो गैस है वो गैस में मिक्स हो जाती है, हमेशा गैस मिश्रण देती है, हमेशा मिश्रित रूप में होती है, मिसिबल होती है। क्लियर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय।
लेक्चर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है अधिशोषण एवं अधिशोषण की क्रियाविधि। अधिशोषण एवं उसकी क्रियाविधि। अब इंग्लिश में अगर आपने सुना हो और नहीं सुना हो तो मैं बता देती हूं, इस अधिशोषण को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, और इसी से मिलती जुलती टर्म आपने साइंस में एक और सुनी होगी। इस डी को रिप्लेस कर देती हूं मैं बी से और नाम हो जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डी को रिप्लेस कर दिया बी से, तो ये एड्सॉर्प्शन बन गया एब्जॉर्प्शन। अब है तो सिर्फ एक डी और बी का फर्क, लेकिन इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों प्रोसेसेस में बहुत फर्क है। ये जो मैंने एड्सॉर्प्शन लिखा है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका अधिशोषण। इसको हम बोलते हैं अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अवशोषण। तो अधिशोषण और हमारा जो टर्म है अवशोषण, इन दोनों में क्या फर्क है। अब बच्चों आप देखोगे कि जैसे भी कोई ठोस अवस्था है, ठीक है, कोई भी आपके पास में सॉलिड है, अब जब भी आपका सॉलिड में इसके साथ में संपर्क आने वाले जो भी आप कोई भी अणु देखोगे, तो ये ठोस अवस्था क्या करती है, इसको इसकी ओर आकर्षित करती है। अब ये जो अपना आकर्षण करती है ना, ये हमेशा सिर्फ सतह पे करती है, तभी हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पृष्ठ रसायन में पढ़ते हैं। ये डिटेल में जो एब्जॉर्प्शन है उसकी बात नहीं करती। कोई भी आप बोलोगे, कोई भी एटम्स हो गए, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गए, जब वो किसी सॉलिड की सरफेस पे एक्ट करते हैं तो वो हमेशा सतह पर एक्ट करते हैं, पृष्ठ पर एक्ट करते हैं, पृष्ठ की ओर आकर्षित होते हैं। कभी भी वो आप देखोगे कि किसी भी सतह के अंदर आप देखोगे उसके अंदर प्रविष्ट होने की वो भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इनके बीच में इसी आकर्षण को हम क्या कहते हैं, हम इसको अधिशोषण कहते हैं। और जिस सब्सटेंस की हम बात करते हैं अधिशोषण में, ठीक है, तो अधिशोषण में आपके पास में दो टर्म्स होंगी, एक होगा एड्सॉर्बेट और एक होगा एड्सॉर्प्शन मीडियम। तो जिस माध्यम में वो काम करेंगे वो आपके अधिशोष्य कहलाएंगे। और जिस एक्ट आप देखोगे, जो स्पीशीज आपकी सरफेस पर एक्ट करेंगी वो अधिशोष्य होती हैं, और जिस पर वो एक्ट करेगी उसको हम अधिशोषक कहेंगे। तो यहाँ पर हम दो टर्म्स के बारे में और जानेंगे कि एक अधिशोष्य क्या होता है और एक अधिशोषक क्या होता है। इन दो टर्म्स के बारे में भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला लेक्चर है अधिशोषण और उसकी क्रियाविधि। अब मैंने क्या बताया आपको कि जब भी कोई अणु किसी ठोस की सतह पर संचित होता है, संचित मतलब इकट्ठा होता है, तो वह सतह की ओर आकर्षित होता है। क्या होता है, वो सतह की ओर आकर्षित होता है। वो अंदर तक जाके रिएक्शन नहीं करता, वो अपनी रिएक्शन सिर्फ कहां तक बताता है, वो सिर्फ अपनी रिएक्शन सरफेस पे बताता है। तभी हम इसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन। ठीक है, उसकी जो स्थूल अवस्थाएं हैं उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने बोला हम स्लैश और हाइफन लगाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल और एटम होंगे ये कहां पर एक्ट करेंगे, ये सिर्फ सतह पर एक्ट करेंगे, सिर्फ उसके पृष्ठ पर एक्ट करेंगे। डीप इनसाइड जाकर वो अपनी एब्जॉर्प्शन वाली कैपेबिलिटी नहीं दिखाएंगे। अगर वो सरफेस पे एक्ट करते हैं तो हम उनको अधिशोषण कहते हैं, जिसको हमने एड्सॉर्प्शन बोला। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल और एटम सरफेस के अंदर तक जाके एक्ट करते हैं तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है आपका अपशोषण। ठीक है, तो अधिशोषण की परिभाषा को हम और डिटेल में देखते हैं। अणुक स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। कोई भी अणुक स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव, अणुक स्पीशीज का क्या मतलब हुआ, आपकी एटॉमिक स्पीशीज। क्या मतलब हुआ, एटॉमिक स्पीशीज। ये एटॉमिक स्पीशीज करती क्या है, किसी ठोस या द्रव पर जब वो अपनी क्रिया करती हैं, अपनी क्रियाविधि करती हैं, तो वो क्या करती हैं, स्थूल की अपेक्षा उसके सिर्फ कहां पर एक्ट करती हैं,
पृष्ठ पर संचित होती है। पृष्ठ का मतलब सिर्फ सरफेस पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अधिशोषण कहते हैं। इसी को हम अधिशोषण कहते हैं। और अधिशोषण का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिशोषण का मतलब होता है एड्सॉर्प्शन। क्लियर? इसका मतलब कि जो भी आपकी स्पीशीज होंगी, एटॉमिक स्पीशीज, वो क्या करेंगी, सिर्फ आपकी सतह पर एक्ट करेंगी, सिर्फ पृष्ठ वाले भाग पर एक्ट करेंगी, अंदर स्थूल अवस्थाओं में कोई उनका प्रवेश नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हुआ अधिशोषण। अब जो एटॉमिक स्पीशीज, जो भी आपके एटॉमिक स्पीशीज हैं, वो अगर जो भी अणु हैं जो संचित होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो अधिशोष्य, और उसकी जो जिस सतह पर जाकर वो एक्ट करते हैं उसको आप बोलते हो अधिशोषक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो यहां पर मैंने आपको दो टर्म बताई, अधिशोष्य और अधिशोषक, जिसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट मीडियम। तो एक टर्म हुई अधिशोष्य, दूसरी हुई आपकी अधिशोषक। तो मैं यहाँ पर दो टर्म्स की बात कर रही थी कि एक थी हमारी अधिशोष्य और एक थी अधिशोषक। अधिशोष्य और एक हुई आपकी अधिशोषक। अब अधिशोष्य और अधिशोषक जो होता है, ये हमारा क्या होता है, तो अधिशोष्य का क्या मतलब है, अधिशोष्य का मतलब है कि वो एटॉमिक स्पीशीज या फिर वो अणु जो आपके क्या हुए, सरफेस पे जाके, सतह पर जाकर संचित हो गए मतलब इकट्ठे हो गए। तो हम बोलेंगे कि अधिशोष्य का मतलब हुआ वो स्पीशीज जो संचित हुई। ठीक है, जो स्पीशीज संचित हो गई उनको हमने क्या बोला, अधिशोष्य बोला। अधिशोष्य का मतलब होता है आपके एड्सॉर्बेंट। ठीक है, और जहां पर वो जाके जिसके साथ संचित हुई उसको हम बोलेंगे, जिस सतह पर जाकर वो हुई उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेंट मीडियम। ठीक है, तो अधिशोषक का मतलब होता है जहां वह पृष्ठ पर संचित हुई। तो जो संचित हुआ वो तो अधिशोष्य, और जहां पर जाकर हुआ वो हो गया आपका अधिशोषक। जहां पर पृष्ठ पर संचित हुई वो कहलाएगा आपका अधिशोषक। क्लियर इतना? तो यहां तक हमने देखा कि एड्सॉर्प्शन अधिशोषण का मतलब क्या होता है। अधिशोषण में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक अधिशोष्य और एक अधिशोषक। क्लियर इतना बच्चों? चलिए आगे जानेंगे हम क्रिया विधि के बारे में कि क्रिया विधियों में अधिशोषण अपना कैसे काम करता है, मतलब अगर हमने कोई अधिशोषण की प्रक्रिया करवाई तो वो कैसे काम करेगी। तो यहां पर आपको पहला उदाहरण क्या दिया है, देखिए, यदि चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में O2, H2, CO, Cl2, NH3 या SO2 जैसी गैसें ली जाए तो ऐसा देखा जाता है कि पात्र में गैस का जो आपका दाब होता है वो घट जाता है। गैस के अणु चारकोल की सतह पर सांद्रित हो जाते हैं और गैसें सतह पर अधिशोषित हो जाती है। मैंने क्या बोला, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाती हूं। आपने क्या किया, एक सरफेस ऐसी ली कि जहां पर आपने चूर्णित चारकोल लिया। ठीक है, चारकोल आपने पाउडर लिया, लेकिन वो चारकोल किस फॉर्म में है, वो आपका पाउडर की फॉर्म में है। हमने लिया है पाउडर चारकोल, जिसको हमने क्या बोला, हमने बोला चूर्णित चारकोल। इस चूर्णित चारकोल को बंद पात्र में, ठीक है, आपने जो कंटेनर लेना है वो क्लोज्ड कंटेनर लेना है, एकदम बंद पात्र लेना है, उसमें आपको चूर्णित चारकोल लेना है। अब कौन सी गैसें ली जाए, ठीक है, हम यहाँ पर गैसेस का अधिशोषण करा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये गैसेस जो हैं ये आपकी उस पृष्ठ पर अधिशोषित होती हैं या नहीं होती है। तो हमने कौन सी गैसेस ली है, हमने बात की है ऑक्सीजन की, हमने बात की है हाइड्रोजन की, हमने बात की है कार्बन मोनोऑक्साइड की, और हमने बात की है क्लोरीन की, और NH3 होता है आपका, कौन सी गैस होती है, अमोनिया गैस होती है। ठीक है, और SO2 हो गया आपका बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपने क्या किया,
एक ऐसा कंटेनर लिया जिसमें आपने पाउडर चारकोल ले लिया और इनमें से कोई भी गैसेस आपने O2 हो गई, Cl2 हो गई, अमोनिया हो गई या सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कोई भी गैसें आपने ले ली। तो अब यहां पर क्या देखा जाता है कि जिस पात्र में आपने ये ली है वहां पर गैस का जो दबाव है, गैस का जो प्रेशर है, वो जैसे ही गैस आपने उसके अंदर डाली उस गैस का प्रेशर कम हो गया। अब वो प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि गैस के अणु चारकोल की सतह पर सांद्रित हो जाते हैं, अर्थात गैसें सतह पर अधिशोषित हो जाती है। क्योंकि आपने जो पाउडर चारकोल लिया है, चूर्णित चारकोल लिया है, वो आपका ठोस है, सॉलिड है, द्रव है, तो मैं बोलूंगी कि जो गैस के मॉलिक्यूल आए, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल आए, उन्होंने क्या किया, इसकी सतह पर पहले तो हुए वो सांद्रित, और सांद्रित होकर वो उस मीडियम में एड्सॉर्ब हो गए, अधिशोषित हो गए। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? ये हुई आपकी अधिशोषण की क्रियाविधि। किसके केस में? गैस और सॉलिड के केस में। अब बच्चों यहां पर जो चीजें आपने देखा कि जो भी एटॉमिक स्पीशीज आपने ली, जो यहां पर क्या हुई, अधिशोषित हुई, जो एटॉमिक स्पीशीज अधिशोषित हुई उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अधिशोष्य बोलते हैं, और जहां पर हुई, जिस मीडियम में हुई, उसको हम अधिशोषक कहते हैं। क्लियर इतना? चलिए, एक कार्बनिक रंजन जैसे मेथिलीन ब्लू के विलयन में जब जांतव चारकोल मिलाया कर विलायन को अच्छी तरह हिलाया जाता है तो एक छन्नित्र रंगीन हो जाता है, क्योंकि रंजक के अणु चारकोल की सतह पर एकत्रित होते हैं तथा अधिशोषित हो जाते हैं। अब यहां पर मैंने क्या बात बोली, ध्यान से समझिएगा। हमने लिया एक कार्बनिक रंजक। कार्बनिक रंजक का मतलब आपने क्या लिया? एक आपने कार्बनिक इंडिकेटर लिया जिसको आपने बोला मेथिलीन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू भी हम इसको कहते हैं। तो आपने क्या लिया? एक कार्बनिक रंजक लिया जिसका नाम था मिथाइलिन ब्लू। अब क्या किया? इस मिथाइलिन ब्लू को आपने किसी भी जांतव चारकोल, जांतव चारकोल का मतलब होता है एनिमल चारकोल, ठीक है, एनिमल चारकोल को मिथाइलिन ब्लू के साथ मिलाकर आपने एक विलयन तैयार किया, एक सॉल्यूशन तैयार किया। उस सॉल्यूशन को जब आपने अच्छी तरह हिलाया तो आपने देखा कि आपको क्या प्राप्त हुआ? एक छन्नित्र रंगहीन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो रंगहीन आपको पदार्थ प्राप्त हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपने रंजक मिलाया, मिथाइलिन ब्लू जो आपने मिलाया, उसके अणु चारकोल की सतह पर पहले तो क्या हुए? संचित हुए, एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने वहां पर सरफेस पे क्या कर लिया? अधिशोषण कर लिया। इसका मतलब मैं बोलूंगी यहाँ पे कि मिथाइलिन ब्लू का अधिशोषण हुआ किसकी सरफेस पे? एनिमल चारकोल की सरफेस पे। तो मिथाइलिन ब्लू जो हो गई वो आपकी अधिशोष्य हो गई, और जहां पर आपका संचित, और आप बोलोगे कि जहां पर एड्सॉर्प्शन हुआ उसको हम बोलेंगे अधिशोषक। क्लियर? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपने एक रासायनिक रंजक लिया, केमिकल, आपने कार्बनिक इंडिकेटर लिया जिसका नाम था मिथाइल ब्लू। मिथाइलिन ब्लू को आपने जैसे ही एनिमल चारकोल के साथ मिक्स किया, आपने देखा कि वो बिल्कुल कलरलेस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मिथाइलिन ब्लू के जो मॉलिक्यूल्स थे वो चारकोल की सतह पर जाकर संचित हुए, एकत्रित हुए, और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया? अधिशोषण कर लिया। इसी को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। अपरिष्कृत शर्करा के जलीय विलयन को जब जांतव चारकोल की परतों पर से प्रभावित किया जाता है तो ये रंगहीन हो जाता है, क्योंकि रंगीन पदार्थ चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। ये है आपका तीसरा उदाहरण, ठीक है। अब देखो कि तीसरा उदाहरण बोल क्या रहा है। आपने ली एक शर्करा, ठीक है, अपरिष्कृत शर्करा, ठीक है। अब आपने उसको क्या किया? जलीय विलयन को आपने शक्कर को पानी में घोला और उस शुगर के सॉल्यूशन को आपने एनिमल के चारकोल वाले, जो आपने एनिमल चारकोल लिया है, उस पर डाला। अब इस चारकोल की परतों पर आपने जैसे ही इसको प्रभावित किया तो आप देखोगे कि वो रंगहीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपने शर्करा का विलयन लिया है उसके जो अणु हैं वो अणु क्या हुए? उस चारकोल की सरफेस पर पहले तो संचित हुए, एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने वहां पर एड्सॉर्प्शन कर लिया, मतलब अधिशोषण कर लिया, और वो वहां पर अधिशोषित हो गए। क्लियर? ये था तीसरा एग्जाम्पल। सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है, क्योंकि जल के अणु जेल की सतह पर
अधिशोषित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सिलिका जेल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सिलिका जेल कैसे काम करती है बच्चों, अगर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि कहीं की भी वायु को, ठीक है, कहीं भी वायु को अगर आपको शुष्क करना है ना, तो आप उसमें सिलिका जेल डाल दो। आपने कई बार ये भी देखा है कि कई बार हम हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी प्रिजर्व करके रखते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ सिलिका टैबलेट्स डालते हैं, ठीक है। वो क्यों डालते हैं? ताकि कोई भी नमी वहां पर नहीं आए, वहां पे कोई भी मॉइस्चर ना आए, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर होगा तो जीव जंतु वहां पर एकत्रित होंगे। तो सिलिका जेल जो होती है, ठीक है, आपने देखा है कि आप जब कोई नया कंटेनर या वाटर बॉटल खरीदते हो तो वहां पर भी आपको सिलिका जेल के पैकेट्स देखने को मिलते हैं। तो सिलिका जेल का काम क्या है? ये सिलिका जेल आपकी वायु को शुष्क कर देती है। वो क्यों करती है? क्योंकि सिलिका जेल की सतह पर जब एयर के मॉलिक्यूल्स वहां पर आते हैं तो वहां पर उनका संचय होने के साथ साथ अधिशोषण हो जाता है। हम कहते हैं कि सिलिका जेल की सरफेस ऐसी है कि उसने सारे मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया, तो हम बोलेंगे कि यहां पर अधिशोषण की अभिक्रिया हो गई। तो सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है, क्योंकि जो भी आपके जल के अणु हैं वो क्या होते हैं, उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, और वो सिलिका जेल जो है आपकी, वो आपकी वायु को क्या कर देती है? शुष्क बना देती है। इतना क्लियर? तो ये था अधिशोषण की क्रिया विधियों के उदाहरण कि अधिशोषण आपका किस प्रकार से होता है, ठीक है।